थोड़ा शांति बनाए रखिए। अब आप लोग तो देश के धरोहर है ना। शुरू करें। थोड़ा देखिएगा, हम लोग तो राष्ट्रीय आय को बांट दिए थे ना, वह मापन के दृष्टिकोण से हो या क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, लेकिन सुनिए, हंसना नहीं चाहिए। देखिए, लड़का का छवि अच्छा है, लेकिन लड़का हंस के अपना छवि गड़बड़ा रहा है। तो कोई भी अगर टॉपिक पर अगर कुछ पूछता है या पूछती है तो उसके लिए हंसने का जिक्र नहीं कीजिएगा। हाँ, हो सकता है उसके मन में कुछ हो कि नहीं समझे, तो लगेगा कि सब हंस देता है, डांट देता है, अब वो पूछवे नहीं करे। हो सकता है कि उसी क्वेश्चन का एग्जाम में प्रभाव आए तो आपको लगे कि ले देकर बराबर हो गया, तो हंसिएगा नहीं। आप लोग तो समझदार है ये हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिएगा, अर्थशास्त्र को हम लोग कितना क्षेत्र में बांटते हैं, तो आपको 3 क्षेत्र में बांटे हुए हैं। ये तो आपका 3 जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है ना? ना, वो तो राष्ट्रीय आय वाला में बता दिए। इसमें आपको पूंजीवादी, समाजवादी ना, तो हम लोग आपका पूंजीवादी लिख सकते हैं। पूंजीवादी, सेकेंड में समाजवादी लिख सकते हैं, और तीसरा में क्या लिखेंगे? मिश्रित। ये अर्थव्यवस्था को इसी 3 क्षेत्रों में आपको बांटा गया है। लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये दुनिया में सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ आया? अमेरिका में। सही है आपको, अमेरिका में। ऐसे तो आज देखिएगा, चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था था, लेकिन वो भी आज के डेट में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आपको रास्ता पर चल रहा है। जापान देखिए, ये भी आपका पूंजीवादी ही है। अब पूंजीवादी का आखिर नेचर होता क्या है, तो देखिएगा, इस पर जो होता है, हाँ, इस पर जो होता है, साधन पर यानी किसी वस्तु पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का। माने साधन पर अधिकार के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो किसका अधिकार होता है? निजी का। लेकिन यह विकास भी किसका करता है? निजी का ही। यानी कहने का अर्थ, इसीलिए ना हम लोग देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ये सब का जो रणनीति होता है वह साधन पर ही बड़ा आदमी का ही आपका प्रभुत्व होता है। और विकास भी, अब हम लोग भी कभी देखिए, अडानी अंबानी सब कैसे हो गया? जो अमीर है वो अमीर होते ही चला जाता है, और जो गरीब है वो गरीबे होते चला जाता है ना। तो इस पर साधन का अधिकार और विकास दोनों पर किसका अधिकार रहता है? निजी व्यक्ति का। लेकिन पूंजीवादी का विचार या जनक या पिता किसको माना जाता है? इसका जनक या पिता जॉन लॉक, एडम स्मिथ ना। एडम स्मिथ कौन है आपको? एडम स्मिथ, यही ना आपको एडम स्मिथ है जो विचार दिया था। इसी को ना आपको अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसको माना जाता है? यही एडम स्मिथ को। यही ना अर्थशास्त्र का इन्होंने परिभाषा दिया, जो बाद में वह परिभाषा सटीक नहीं हुआ। इनका परिभाषा था अर्थशास्त्र का, ये कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। क्या कहे थे? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। लेकिन कुछ हद तक तो ये चला, लेकिन बाद में इनके विचार को या परिभाषा को कुछ अर्थशास्त्री काटना शुरू कर दिया। उसका कारण था कि वह धन जो मानव कल्याण के लिए अगर कार्य नहीं करता है उसको अर्थशास्त्र नहीं कह सकते हैं।
यानी जौन कल्याण या मानव कल्याण से जो संबंध रखता है उसी को हम लोग क्या, सब अग्निवीर है क्या? जल्दी बैठिए। सब पर कमेंट नहीं ना। तो ये आपको, तो अर्थशास्त्र किसको कहेंगे? वह धन जो मानव कल्याण का द्योतक हो या जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता हो, वह क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र ना। ये मानव कल्याण से आपको बाद में हो गया, लेकिन ये आपको धनों को ज्यादा प्राथमिकता दिए थे, जो आगे चलकर वह परिभाषा सटीक नहीं हुआ। कौन कहा था धन का विज्ञान? एडम स्मिथ। लेसेस फेयर का एक नाम सुने होंगे, लेसेस ये इसका माने हस्तक्षेप, माने किसी कर कारखाना में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो निजी आदमी का जहां वर्चस्व होगा, इस तरह का जो अर्थव्यवस्था होगा, वहां सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो हस्तक्षेप नहीं करेगी तो उसको क्या कहेंगे? अहस्तक्षेप। तो वही ना लेसेस फेयर होता है, अहस्तक्षेप। हाँ ठीक है। और इन्हीं का एडम स्मिथ का जो एक पुस्तक का नाम था ए वेल्थ ऑफ नेशंस, इनका एक पुस्तक था, इनका एक बुक था ए वेल्थ ऑफ नेशंस, जो है इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। यह आपका किसके द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक? तो कौन? एडम स्मिथ। ये देखिएगा, समाजवादी, इस पर साधन पर भी अधिकार और विकास पर भी, यानी नियंत्रण पर भी, इसको भी आप नियंत्रण कह सकते हैं। ठीक, यानी कहने का अर्थ जो साधन पर भी सरकार का नियंत्रण हो, निजी व्यक्ति का नहीं, और विकास यानी कंट्रोल के रूप में भी सरकारें हो। यहां दोनों कौन? निजी। लेकिन यहां जो है दोनों आपको कौन? साधन का भी मालिक सरकार, और नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में भी कौन? सरकार। तो आप बताइए, जब दोनों सरकार हो तो सरकार का आप बताइए जनता का कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे ज्यादा अगर जनता का कल्याण अगर करने की अगर बात कहता है तो अर्थशास्त्र का कौन सा प्रकार? यही आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पत्ति कहां से माना जाता है ना? रूस से। इसका जो उत्पत्ति है कहां से माना जाता है आपको? रूस से। ऐसे पहले चाइना भी इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी जो उसका जो नेचर है या जिस रास्ता पर अगर चलता है तो किस अर्थव्यवस्था पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आपको चलता है। समाजवादी, रूस, क्यूबा भी लिखिए देते हैं, रूस, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद क्यूबा, ना समाजवादी में दक्षिणी कोरिया रखिए ज्यादा। 12 नहीं ना, देखिए 12 कॉन्सेप्ट कहने का एक अलग सेंस हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें 12 छोटा नहीं चल सकता है। हाँ, ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है, हाँ 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 हाँ, दोनों अब अलग है। कोरिया से उत्पत्ति हुआ दक्षिणी का और उत्तरी का। तो दक्षिणी जो है आपको शांति है, और उत्तरी कोरिया थोड़ा तानाशाह टाइप का प्रवृत्ति है ना। तो ये आपका, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था भले रूस में तो जरूर प्रारंभ हुआ, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का जनक या पिता किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्या
हाँ, इनका बुक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका जो बुक है दास कैपिटल, उसी में नहीं लिखे थे कि दुनिया का मजदूर एक हो। अगर पूरे दुनिया में अगर मजदूर को एक होने का या मजदूर को बढ़ावा देने का काम या मजदूर को आपको कितना कम होना चाहिए वेतन या उसके लिए सोचने की बात सबसे पहले कौन कहा? यही कार्ल मार्क्स। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन? भले समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पत्ति तो जरूर उसमें हुआ, लेकिन कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। कहाँ का आपको? जर्मनी का। आज अगर दुनिया का अधिकतर देश अगर कहेंगे किस अर्थव्यवस्था को मानती है, तो मानती है तो मिश्रित। लेकिन जो भी बड़ा देश है, जो पूंजीपति देश है, जिसका जीडीपी अच्छा हो ना, निर्यात ज्यादा हो, आयात कम होता हो ना, तो वह सब जो है पूंजीवादी की तरफ रुझान हो गया है ना। जैसे भारत ही 10 साल में अगर ठीक ठाक रहा तो धीरे धीरे बदलाव होगा ना। आज देख लीजिए बीजेपी की सरकार है तो थोड़ा पूंजीपति पर ज्यादा ध्यान है ना। जहां मान लिया जाए चावल अब मिल रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो पैकिंग कौन करेगा? कंपनी। तो कंपनी का कोई मालूम होगा ना मालिक। तो मालिक जब ये होगा तो बिजनेसमैन हो गया ना। तो कहने का कि कैसे चला गया बिजनेसमैन की तरह, यही पूंजीवादी की तरह। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर कहेंगे यह निजी या प्लस, यानी कहने का निजी और सार्वजनिक दोनों के तरह अगर नेचर अगर कोई अर्थव्यवस्था निभाता हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भले मिश्रित अर्थव्यवस्था का उत्पत्ति कहां से माना जाता है? तो फ्रांस से। कहां से माना जाता है? तो फ्रांस से। लेकिन इसका जनक या पिता किसको माना जाता है? जे.एम. कीन्स का नाम सुने होंगे, जो स्कॉटलैंड का था ना। जे.एम. आपको केन्स कौन था? आपको जे.एम. केन्स कहां का था? स्कॉटलैंड का। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो निजी और सार्वजनिक दोनों के सहयोग से जो अर्थव्यवस्था चलती है ना, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। मान लिया जाए सरकार का कोई प्लानिंग आया, आपका जमीन उसमें पड़ गया। मान लिया जाए आपके खेत, आप जिसमें आप चावल दाल करते हैं या और कोई फसल उपजाते हो, अगर उसमें निकल गया खदान या हीरे निकल गया या सोने निकल गया, ठीक है, तो आप अब आपका जब ये सोना या पेट्रोलियम या कोई भी प्राकृतिक चीज निकला, यानी धान गेहूं छोड़कर ना या फसल छोड़कर, तो वह संपत्ति अब आपका संपत्ति नहीं रहा। किसका हो गया? पब्लिक सेक्टर का, यानी सार्वजनिक का। उसके लिए सरकार आपको सुविधा देगी, वह पैसा के रूप में हो या जॉब भी आपको परिवार वाला को मिल सकता। ये नहीं कह सकते हैं कि अब पेट्रोलियम का उत्पादन हम ही करेंगे, अब सोना उत्पादन हम ही करेंगे, क्योंकि यहाँ सर आपका निजी भी है, उस पर क्या होगा हो? अगर जनता के हित की बात हो तो सरकार आपका संपत्ति को ले सकता है। मान लिया जाए सड़कें बनता हो, तब सड़क बन गया, बीच में आपका पड़ गया, अब आप अकड़ जाइएगा कि नहीं आधा देश सरकार लिखे तभी एक कट्ठा देंगे, कभी नहीं। आप केस भी लड़ेंगे तो आप हारेंगे ना। सरकार को आपको देना होगा, क्योंकि आपको एक कल्याण का दो तक नहीं है, सरकार बहुत सारा समूह का बोध करती है। अगर सड़क बन जाता है तो लाखों करोड़ों जनता का उसे लाभ है। आप चाहेंगे कि अकेले उस क्रियाकलाप को हम रोक दे तो संभव नहीं है। किसी भी कीमत पर आपको जमीन देना है, भले उसका जो सरकार जो मुआवजा जो तय करेगी और उसी पर देना होगा। वही व्यवस्था क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत?
ए माल्थस का सिद्धांत जानते होइएगा। अच्छा नहीं जानते हैं तो आज से जानियो लेना है। माल्थस माल्थस ना, ए माल्थस का जो सिद्धांत है जो आपको, अच्छा बोल देते हैं ना, वही बात होगा। ओ खूब बढ़िया से, मा आधा ल पूरा थ आ स माल्थस, ठीक है। अब फिर सिद्धांत तो लिख देना है, ठीक है। बोल देते हैं तो समझना हो रहा है, रिवीजन बैच है ना वो। तो देख लेंगे माल्थस के बारे में। एक कहाँ का अर्थशास्त्री था? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। कहाँ का अर्थशास्त्री था? तो आपको इंग्लैंड का। ये माल्थस का सिद्धांत जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जनसंख्या से। किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से। किससे है आपको? जनसंख्या से आपको संबंधित है। लेकिन इन्हीं का एक पुस्तक था, इन्हीं का एक पुस्तक था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या था आपको? एक आपको प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जो यह पुस्तक कब मार्केट में आई यानी प्रकाशित कब हुई? तो 1798 में। कब? जिसका लेखक कौन था? माल्थस अर्थशास्त्री है, वो अपने नाम पर ही वो सिद्धांत का नाम दे दिया। कोई भी वैज्ञानिक हो या कोई भी सिद्धांत वाला हो या कोई भी नियम या कानून आता है तो जो उसका विचारक होता है या जो फाउंडर होता है ना, उसी के नाम पर उसका क्या किया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। तो माल्थस का सिद्धांत जो है आपको जनसंख्या से था और उन्हीं का एक पुस्तक था जिसके बारे में सब जिक्र किए थे। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यह प्रकाशित यानी मार्केट में कब यह पुस्तक आई? तो 1798 में। कब आपको? 1798 में। लेकिन माल्थस जो कहे थे कि किसी भी देश का जनसंख्या कितने वर्ष में दुगुना हो जाता है? ना 10 वर्ष तक कम हो गया। कैसे होगा? तो भारत तो सबसे पहले गड़बड़ा जाएगा ना। 100 साल ज्यादा हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, गलती बोलते बोलते ना सही हो जाता है। गलती से कभी मत डरिए। जब मारा मारा से जब राम राम होने लगा तो गलती होते होते क्यों नहीं होगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम पायलट के एग्जाम में गए अब फेल हो गए। अगर वहीं और रुक गए रहते तो क्या वैज्ञानिक बन जाते? अरे उनको तो ऊपर वाला भेजा था कि आप पायलट नहीं बनना है, आपको तो उससे 10 गुना वाला पोस्ट पर जाना है, उसके लिए ना है। तो ये देखिएगा 25 वर्ष में किसी देश का जो जनसंख्या होता है वह आपको कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ऐसे तो जनसंख्या बढ़ने का बहुत सारा कारण है, लेकिन आमतौर पर जो है 25 वर्ष है। जैसे मान लिया जाए, हाँ 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 सुनिए, कम उम्र में शादी करना भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ाएगा। नंबर 1, कम शिक्षा। कम शिक्षा, अगर कम शिक्षा है तो भी आप नहीं समझेंगे। समाज जो रूढ़िवादी है कि लड़के होगा तो परिवार चलेगा और लड़की से परिवार, ये भी सोच आपको बढ़ा देता है ना। गर्म जो क्लाइमेट होता है, जलवायु भी जहाँ का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा यानी गर्म इलाका होगा, वहाँ का जनसंख्या क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। और जो ठंडा इलाका होता है उसका जनसंख्या क्या होता है? ठंडा में कम न होगा, ठीक है। क्योंकि कारणे है, आपको गर्म इलाका में इसलिए कहा जाता है कि गर्म इलाका जो होता है उसमें जो उम्र सीमा होता है वह 12 बरस का जो क्षमता होता है, उसी उम्र में वह बच्चा देने का क्षमता उसमें विकसित हो जाता है। जबकि ठंडा इलाका की अगर बात कहेंगे तो 14 या 15 वर्ष। ठंडा इलाका में क्या
14 या 15 वर्ष से स्टार्टे होता है, तौले तो ये 2 साल में बहुत बढ़ गया रहता है ना। तो कितना आपको 25 वर्ष। लेकिन कहे थे माल्था साहब कि जनसंख्या जो बढ़ता है वह किस श्रेणी से बढ़ता है? हाँ, गुणोत्तर। 2 दूना 4, 4 दू 8 दूना गणित। ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक मिनट। कहने का कि जनसंख्या प्लस माने बढ़ता हो, जनसंख्या अगर वृद्धि करता है तो ये बताए थे किस श्रेणी से? गुणोत्तर श्रेणी से। किससे आपको? गुणोत्तर श्रेणी से। जबकि खाद्यान्न जो भोजन होता है, खाद्यान्न जो वृद्धि होता है वह किससे? ना, कहने का अर्थ कि जनसंख्या इन्होंने बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ता है, जबकि जो खाद्यान्न होता है भोजन वह किस श्रेणी से? तो समांतर श्रेणी से। और इसी के बाद ये कहे थे कि भविष्य में अगर कोई भी देश अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करता है, नहीं करेगा अगर कंट्रोल, तो वहां का जनसंख्या बढ़ जाएगा और भविष्य में वहां खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ कि लोग भूखे मरेगा। भले चाइना विश्व में जनसंख्या के मामला में नंबर 1 देश है, ना ना अभी नहीं हुआ, सुनिए, सुनिएगा सुनिएगा, अभी डाटा आएगा तब ना, सितंबर में डाटा आएगा। विवाद होने के कारण 2021 वाला जो जनगणना था ना वो रुक गया, तो इसीलिए अब देखिए क्या है, भगवान की कृपा से कमे हो, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या में कौन? चाइना। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र गति से या विस्फोटक जनसंख्या किस देश का? भारत का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब भविष्य में चाइना न होकर किसका नाम रहेगा? भारत का। अभी हुआ नहीं है, आएगा तो कहेंगे। हाँ, ये क्लियर है? देख लीजिएगा, पहले दुनिया का मात्र 4 ही देश था जिसका अपने करेंसी का आपका लोगो था, यानी प्रतीक चिन्ह था। लेकिन भारत भी अपना प्रतीक चिन्ह आपको ला लिया, जिसके कारण अब दुनिया का कितना देश हो गया है जो अपना मुद्रा यानी करेंसी का प्रतीक चिन्ह दे दिया है? 5। कितना देश? 5। 4 + 1 = 5, यानी भारत से पहले 4 और भारत मिलाकर 5। तो देख लेंगे पांचों में जो है पहले यूरोपीय संख्या, एक यूरो है ना, जिसको आप कहते हैं ऐसे, है ना, ये आपका क्या है? प्रतीक चिन्ह। एक होता है आपको पाउंड ना, जिसको आप क्या? पाउंड, है ना। उसके बाद है आपका एन, ये क्या है? एन। ये जो है आपका एन, ये भी आपका मुद्रा जापान का है, ठीक है। उसके बाद डॉलर का, तो डॉलरों लिख लीजिए ना, डॉलर का ये है, और सबसे ऊपर भारत का रखेंगे। हाँ, तो आपका भारत। अभी सबको हम लोग छोड़ देंगे और इसमें आएंगे, ठीक है।
ये भारत का जो रुपया है आपका, उसका प्रतीक चिन्ह जो आपका दिया हुआ है, यह आपको भारत के अधिकतर लोगों द्वारा लोगो बनाकर दिया गया, लेकिन सब में आया नाम डीए उदय कुमार का। उसका कारण क्या था? यह दो लिपि में लिखा हुआ है, एक देवनागरी माने हिंदी और एक रोमन यानी अंग्रेजी। तो कहने का इसमें कितना लिपि का प्रयोग किया गया है? दो लिपि। यानी दो लिपि कौन कौन? हिंदी नहीं कहना है, हाँ 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 हाँ, हिंदी तो भाषा हो गया। तो देव नागरी और आपको रोमन, यानी देवनागरी किसी ये आपको कितना लिपि? दो लिपि। एक आपका देवनागरी लिपि यानी भाषा हिंदी, और दूसरा लिपि है रोमन लिपि यानी भाषा अंग्रेजी। ये दोनों का यूज किया गया है, तब जाके आपको इसी का आपका फिक्स किया गया कि भाई इन्हीं का आपको रहेगा। लेकिन इसका फिर यहां से निकालिए, जनक या पिता, जनक या पिता, या इसका कॉन्सेप्ट या इसका विचार कौन दिया था? तो डी उदय कुमार का नाम सुने होंगे। क्या है आपको? डी उदय कुमार। क्या नाम था? डी उदय कुमार। ये डी उदय कुमार कहां का था? कलकत्ता का। देखिएगा, यह प्रोफेसर चुना गया। प्रोफेसर, प्रोफेसर कहां बने थे? तो गुवाहाटी आईआईटी में, आईआईटीएन थे। तो प्रोफेसर का काम कहां? आपको गुवाहाटी, वहीं चुना गया, वहीं पढ़ाते थे, बाद में चुना गया। और किससे शिक्षा प्राप्त किया था? शिक्षा न रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत पीछे न हो गया, वो तो कहिया मरूर गए। सुनिएगा, आप कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के स्कूल में शांति निकेतन का नाम सुने होंगे। शांति निकेतन में वही बच्चा बच्ची अपना पढ़ता था जिसको खुद वो टेस्ट लेते थे, और उसमें जो बच्चा बच्ची पढ़ गया समझिए कि वह सफल होना तय था। कुछ दिन आपको इंदिरा गांधी भी उसी का प्रोडक्ट है। इंदिरा गांधी कहाँ पढ़ी थी? शांति निकेतन में ना। बाद में वह विदेश गई। अब विदेश गई, जब उधर से आया ना, तो उसका क्या, फिरोज खान, तौले वह अपने घर पर देखा कि फिरोज खान बैठा हुआ है ना। तो फिरोज खान जब बैठा हुआ है तो इसको लगा तो लड़का बाप रे बड़ी बदमाश है, हमारे घर में कैसे चला आया ना। उस समय का गोल्डन बॉय कहा जाता था उनको। माने पूरे हिंदुस्तान में, माने राजनीतिक के मामला में या जनता के सहयोग के तौर पर अगर सबसे कम उम्र में कोई अगर लीडर उभरा था, वह कौन था? फिरोज खान। और उन्हीं के मां के तबीयत खराब हो गया था, जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और इंदिरा गांधी विदेश थी। तो उसी समय चौक पर जब धरना दे रही थी तो बेहोश हो गई, तो वही घर लाकर सेवा सत्कार की। और उसी समय मालूम चला इंदिरा गांधी को कि आपको माँ का तबीयत खराब है, तो विदेश से आई। तो वह लड़का घर बैठा हुआ था। उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था कि बीमा लोग करता था, और वो बीमा में कंपनी कुछ भी कहती थी और कुछ भी देना चालू कर देता था। और उसी का मुद्दा बनाकर वह पूरे भारत में आइकन बन गया था। कौन? फिरोज खान। अब मने मने जवाहरलाल नेहरू का मन भी था, ये लड़का ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन एक कभी सोचे नहीं थे कि उस लड़का से हमारी लड़की का शादी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जे इंदिरा गांधी के माँ का जो सेवा सत्कार की विकट परिस्थिति में, न तो मर गई रहती, तो इंदिरा गांधी को लगा कि किसी न किसी रूप में लड़का सही है ना। लड़की थोड़ा जल्दी विश्वासो न कर लेती। ध्यान रखिएगा। तो हुआ, और उसी समय दोनों करीब आई, अपना तो जो है एक चरम पर
पहुंच गया और बाद में यह मुद्दा रखा गया जवाहरलाल नेहरू के कि हम शादी करेंगे, तो उस समय उस आपको समुदाय में किसी ब्राह्मण फैमिली का शादी करना संभव नहीं था। अब न थोड़ा साधारण हो गया है, लेकिन उस समय नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू कहे तुम मरो या जियो, हम शादी नहीं करेंगे। बाप रे, मेरा उतना नाम छवि है, हम खराब होना नहीं चाहेंगे। तब आपको यही विचार जब कहे महात्मा गांधी के जाकर कहे जवाहरलाल नेहरू कि वो तो बहुत विराह बात आ गया, तो क्या तो ये तो शादी ब्याह मुद्दा वाला ही संभव नहीं है, होने वाला हो गया है, वहां तक पहुंच गया है ना। तब महात्मा गांधी कहे कि आज से वह हमारी बेटी है, ना बेटी नहीं, उनको नहीं, ये जो फिरोज खान जो है वो आज से मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा से शादी करने में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। इंदिरा गांधी भी खुश हो गई। हाँ हाँ, तो थोड़ा आएंगे आपको, तो जनक या पिता अगर कहेंगे तो यही आपका डी उदय कुमार। लेकिन डी उदय कुमार था कहाँ का? ना गुवाहाटी का था नहीं ना, ये प्रोफेसरी का काम किया था गुवाहाटी में, जबकि शिक्षा प्राप्त किया था मुंबई आईआईटी से। लेकिन था वो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का था डी उदय कुमार। लेकिन रेलवे में पूछा था कि भारत का जो मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है ए, इसको सरकार द्वारा कब मान्यता मिला, डेट सहित पूछा था ना, यानी कब से लागू है, कौन ए। तो आपको 15 जुलाई 2000 7, 8, 9, 10 2010 में, यानी 15 जुलाई 2010 को इसको वैधानिक मान्यता मिल गया कि भारत का प्रतीक चिन्ह भी क्या हो गया, ठीक है। तो आइएगा भैट। ये जो भैट जो है आपको, ये पर आप बताइए भैट जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? हाँ सही है, आपको वैल्यू एडेड टैक्स, क्या नाम है? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हिंदी में आप कहते हैं क्या? मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड। जब ये एडेड होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ कि मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, इसको हिंदी में आप कहेंगे। लेकिन भारत, इसका जो वैट जो था पूरे दुनिया में सबसे पहले कौन देश प्रारंभ किया, यानी इसका जनक या पिता किसको माना जाता है? फ्रांस को। किसको? आपको फ्रांस को। लेकिन फ्रांस में यह कर कब प्रारंभ हुआ? 1954 में। लेकिन वहां लागू करने का फ्रांस में अहम भूमिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मॉरिस, नाम सुने होइएगा। हाँ, यानी फ्रांस में लागू करने का आपको अहम भूमिका किस व्यक्ति का रहा? तो मॉरिस का। कब? आपको 1954 में। कौन देश? फ्रांस। भले लागू तो फ्रांस में जरूर हुआ, लेकिन इसका विचार या कॉन्सेप्ट कौन दिया? नहीं, वो तो वहां दिया ही सबसे पहले ना, ये सबसे पहले इसका विचार या कॉन्सेप्ट को अवधारणा, हाँ अवधारणा कहिए, या इसी को ना आप कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये आपको कौन दिया? तो जर्मनी। लेकिन जर्मनी कब दिया? 1918। गुड, सही है। हाँ हाँ हाँ, भारत में वीरों का कमी नहीं है, उसी में से एगो वीर आप हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जर्मनी जो है आपको, ये आपका कॉन्सेप्ट या विचार जो कौन, लेकिन कौन अर्थशास्त्री दिया? तो विल्हेम। उस अर्थ यहां लागू करने की बात फ्रांस में, लेकिन जर्मनी में ही आदमी का नाम है।
ओ बी आधा ल ह पर हकले हे अम विल्हेम, ठीक है। तो देखिएगा विल्हेम, क्वेश्चन खींचना जरूरी है। हाँ, बीच में तो हम अपने देंगे एनर्जी आपको। तो हाँ देखिएगा, कॉन्सेप्ट या विचार की अगर बात कहेंगे तो जर्मनी में सबसे पहले कौन? विल्हेम। लेकिन कब? जबकि लागू की बात कब? कौन? लेकिन आप ये बताइए, यह प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष? यानी वैट का जो नेचर है, वैट का जो नेचर है वो किस नेचर का है, यानी किस प्रकृति का है? अप्रत्यक्ष कर। कौन है? अप्रत्यक्ष कर। पढ़ाएंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष कर में जो होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से वही व्यक्ति उसका भुगतान करेगा। यानी इन पर लगाया गया तो इनके बदले आप लोग नहीं दे सकते हैं, कौन देगा? यही देगा। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, भले लगाया तो इन पर जरूर गया, लेकिन इनके बदले आप लोग भी दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि किसी व्यक्ति के बदले में जो देता हो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स, खुद वहन करता हो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर। तो ये कौन कर है? आपको अप्रत्यक्ष कर। लेकिन भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य में यह कर लागू हुआ? हरियाणा। हाँ ठीक है। अगर प्रथम राज्य की बात कहेंगे तो भारत में सबसे पहले कौन? हरियाणा। 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 में हरियाणा। लेकिन भारत कब लागू किया इसको? भारत अगर लागू की बात कहेंगे तो 1 साल के बाद, यानी 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 भारत में विधिवत रूप से आपका वैट क्या हो गया? लागू हो गया। लेकिन आपको भारत का प्रथम राज्य जो वैट को लागू किया था हरियाणा। हरियाणा कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2004। जब हरियाणा लागू कर दिया, ठीक 1 साल के बाद कौन लागू? भारत आपको लागू कर दिया। लेकिन वैट अपनाने वाला अंतिम राज्य कौन? यूपी। सही है। अगर भारत का कोई अंतिम अगर राज्य है वैट अपनाने वाला, वह कौन राज्य? यूपी। यानी यूपी कब अपनाया? 2008। यूपी कब अपनाया? 2008। हरियाणा कब अपनाया? 2004। भारत कब अपनाया? 2004 ना? हाँ 2000। भारत 2005, हरियाणा 2004, यूपी 2008। कटिहार है, कटिहार जिला है तो बिहार। भारत में लागू हो गया तो हो गया। अब जो वैट है माने किस समिति के सिफारिश पर, हाँ किस समिति के सिफारिश पर आपको जीएसटी को वैट, जीएसटी बाद में वैट को लागू किया गया? समिति कहेंगे तो LK झा, यानी कहने का अर्थ कि लक्ष्मीकांत झा समिति। कौन है आपको? लक्ष्मीकांत झा समिति, ये आपका लाया। लेकिन अब तो आपका वैट जो है वो विधिवत रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी हिंदुस्तान में अब एक ही टैक्स है, कौन? जीएसटी। कौन है आपको? जीएसटी, जिसको शाब्दिक अर्थ ही कहा जाता है वन कंट्री वन टैक्स। यानी अब ये सब जो आपका कर है वो क्या हो गया? आपको समाप्त हो गया। तो वैट में अब किसी तरह का कोई तकलीफ है? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि लाएगा, वहां का सरकार क्या चाहती है, वह अच्छा होगा कि नहीं।
आप ही में जीएसटी आया तो कितना बरस के बाद आया? सबसे पहले 2000 में मुद्दा आया और 17 साल 2017 में लागू आया। तो आप बताइए, मुद्दा आया 2000 में और लागू हुआ 2017 में, तो बताइए कितना वर्ष के बाद आपको जीएसटी लाने में 17 वर्ष लग गया। तो कहीं जो सरकार है, वहां की जो संसद है, वो सदन मानेगा तभी ना कोई चीज कानून आएगा। पूर्ण विराम।